मोहनपुर गांव में श्यामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थे। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके घर जमींदार धनसेठ आता है और बोलता है, अरे श्यामलाल, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाया। मेरे पैसे मुझे आज चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा। माफ कीजिए मालिक, कल मेरा बेटा अमन शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा अमन को आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और वे आपके सारे पैसे लौटा देगा। सिर्फ एक दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है? सिर्फ एक दिन की वक्त और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत वक्त मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। कितने साल बीत गए लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं मालिक, दया कीजिए। अगर एक दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार एक दिन की वक्त देता हूं। अगर एक दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर फेंककर तुम्हें भी इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। पूजा अपने पिताजी से कहती है, भैया एक दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी बात नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, अमन आता ही होगा। और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वह आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा देगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। एक दिन बीत जाते हैं। एक दिन के बाद श्यामलाल के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे श्यामलाल, ये क्या हो गया? जिस कंपनी में तुम्हारा बेटा काम करता था उस कंपनी में आग लगी है, जिसमें उस कंपनी में काम करने वाले सारे लोग बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, और उसी कंपनी में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर श्यामलाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन बाद उनके गांव में एक आदमी बैग लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, यह श्यामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं लगते। आप तो भी जानते ही होंगे कि श्यामलाल के बेटे अमन के कंपनी में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। वह सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले यह दुर्घटना हो गई और कंपनी के मालिक ने उनके घर वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिता श्यामलाल जी को देने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है, इससे पैसे मैं ही ले लूं क्या? वैसे भी श्यामलाल ने जो मुझसे कर्जा लिया है वह खुद तो मुझे चुका नहीं पा रहा है। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूँ, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से लौटा देना होगा ताकि श्यामलाल तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही श्यामलाल हूं और जिसकी तुम बात कर रहे हो वह मेरा ही बेटा अमन था। अच्छा हुआ भाई साहब,
आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहाँ भटकना पड़ता। यह लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार धनसेठ वह बैग लेकर अपने घर चला जाता है और जैसे ही वह बैग खोलकर देखता है उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से अमन के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं भाग्यवान यह कैसी परीक्षा ले रहा है। अमन ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे, आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। पूजा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूजा पानी लेने जमींदार के चापाकल पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो पूजा की ओर देखता है और पूजा को पसंद कर लेता है और जमींदार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त सुंदर लाल का बेटा हूँ। मेरा नाम सोहन है। अरे बेटा सोहन, तुम कितने बड़े हो गए हो? तुम्हें पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा पहचान में नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना अंकल जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, वहीं जमीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ अंकल जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता, अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। यह तो अच्छी बात है अमन बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी। अंकल जी, दरअसल में जब आ रहा था तो चापाकल पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो चापाकल है, इस चापाकल पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको सोहन बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देखकर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर चापाकल की ओर देखता है तो चापाकल पर उसे खुद की ही लड़की रूपा दिखाई देती है। पूजा वहां से जा चुकी होती है। अरे सोहन बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है अंकल जी, जाने दीजिए, छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? सोहन बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है सोहन बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं बेटा, एक आध दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं अंकल जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है
और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वह आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे यह तो अच्छी बात है अमन बेटा। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ, और वह भी यह सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन सोहन के माता पिता और सोहन जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त मोहन लाल, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। अरे धनसेठ, सोहन की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल सोहन को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता हूं। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ मोहन लाल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमने उसे देखे कई साल हो गए। जब हमने उसे देखा था तो वह 4 वर्ष की थी। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। तभी धनसेठ अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है, अरे बेटा रूपा, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही रूपा बाहर आती है, सोहन उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे अंकल जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, यह वह लड़की नहीं है। वह लड़की कोई और थी। यह आप क्या बात कर रहे हो सोहन बाबू? आपने उसे दिन जिसे देखा था, यह वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए। यह वही लड़की है जो उस दिन चापाकल के पास खड़ी थी। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने गुलाबी रंग के कपड़े में एक लड़की को देखा था। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं सोहन बाबू ने उसे फटीचर श्यामलाल की लड़की पूजा को तो नहीं देख लिया। उस दिन वही थोड़ी देर पहले चापाकल पानी भरने आई थी, और शायद सोहन बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके श्यामलाल और उसकी पूरे परिवार को इस गांव से भगा देना होगा, इससे पहले कि सोहन बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है सोहन बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। सोहन, तुम यह क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें घनसेठ की लड़की पसंद आई है, और हमें घनसेठ की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है, और मेरी यही इच्छा कि मेरे दोस्त के यहाँ ही तुम्हारा रिश्ता हो। और रूप में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उसे दिन चापाकल पर देखा था। चलो घनसेठ, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं मोहन लाल, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने या समझने में गलती हो गई हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसे लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ दूं। इतना कहकर मोहन लाल और सोहन अपने घर चले जाते हैं, और घर जाकर मोहन लाल अपने लड़के सोहन से बोलता है, अरे सोहन, तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे कर दी?
पता नहीं मेरे दोस्त घनसेठ को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह घनसेठ जी की लड़की नहीं थी। वह कोई और थी और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने उसे दिन देखा था। पर सोहन, बात वह नहीं है। बात यह हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है। और तुम कहाँ किसी लड़के की बात कर रहे हो? तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं रूप से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अतापता नहीं है। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 5 दिन देता हूं। अगर 5 दिन में तुमने उसे लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें घनसेठ की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। सोहन बाबू को इस पूरे गांव में उसे फटीचर श्याम लाल की ही लड़की पसंद आनी थी। मैं यह बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उससे पहले मैं श्यामलाल को धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे, मैं तो भूल ही गया। श्यामलाल को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के जो पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया था वह मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ। मैं कल ही जाकर उससे पैसे मांगता हूँ। ये श्यामलाल किधर है? मुझे मेरा पैसा चाहिए। नहीं मलिक जी, ऐसा मत कीजिए। मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। श्यामलाल, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहाँ नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक तो मेरे सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दे दी है। अभी नहीं है मालिक, कुछ दिन में धीरे धीरे पैसा चुका दूंगा, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। अब तो मेरा बेटा भी नहीं रह पाया इस दुनिया में, इसलिए थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं आपका सभी पैसा लौटा दूंगा। श्यामलाल, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहाँ नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक तो मेरे सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दे दी है। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घर काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौट पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर पूजा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। और इसी के चलते पूजा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम पूजा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती। तो कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों के सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना।
मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर पूजा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर पूजा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से पूजा के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर श्यामलाल पूजा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में श्यामलाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पूजा घर पहुँच जाती है। तभी सोहन पूजा को ढूंढते ढूंढते श्यामलाल के पास जाता है और पूछता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी पूजा को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी पर अब तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गई। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपका घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी अचानक सोहन श्यामलाल को लेकर पूजा के घर के अंदर आता है और जैसे ही सोहन की नजर पूजा पर पड़ती है, पूजा को देखकर सोहन को झटका लग जाता है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता है। यह ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे घनसेठ की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर यह वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर इस जंगल में इस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब श्यामलाल अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया यह भी बताता है। बाबा, वह कारखाना मेरा ही था। मैं ही उसे कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वह आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 3 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वह पैसे नहीं मिले? बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहाँ जंगल में हो क्यों होते। यह सुनकर सोहन बोलता है, मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद है या पता चलता है कि श्यामलाल के सारे पैसे जमींदार रख लिया। फिर सोहन अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उसे आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि यह श्यामलाल है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह सोहन के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। अंकल जी, यह सब आपने किया है। मुझे तो यकीन नहीं होता आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है अमर के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया।
आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। सोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं पूजा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और पूजा और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया, ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी मोहन लाल वहां पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर सोहन और उसके पिताजी पूजा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से पूजा का हाथ भी मांगते हैं।